जय हिंद साथियों, मैं यशपाल सिंह सिसोदिया। गुरुन ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। गुरुन 4.0 रीलोडेड, वेलकम फॉर यू। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है, गुरुन की सारी सब्जेक्ट की क्लासें रूटीन से चल रही है और आज भी आपकी रूटीन से क्लास चलेगी। आपके सामने स्लाइड के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा है केमिस्ट्री का, और आप सोच रहे होंगे कि क्या यशपाल जी सर आज केमिस्ट्री लेने वाले हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, तो कल मैं और तेज दरार से आपके सामने आऊंगा, नए क्वेश्चन लेके, नया डोज लेके, और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। हर क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। आज के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ललित जी सिंगोदिया सर का। ये आपको केमिस्ट्री की क्लास पढ़ाएंगे। जय हिंद। जय हिंद साथियों, शुरू करते हैं साइंस की क्लास को और देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, सोडियम एंड क्लोरीन आर रिएक्टेड एंड एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड। यानी सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनता है। हमें कहना चाह रहा है विच इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। What option gives the reactant and the product? यानी इसमें कौन सा हमारा रिएक्टेंट है, कौन सा हमारा प्रोडक्ट है, अभिक्रमक कौन सा है और उत्पाद कौन सा है। तो जब हम इसे रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं, हम देखते हैं हमारे पास 2 टाइम्स Na प्लस Cl2, जब ये मिल रहा है तो 2 टाइम्स NaCl। हम जानते हैं एरो की निशान के इस साइड वाले हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, यानी अभिकारक होते हैं, और तीर के निशान के उधर वाले हमारे कौन से होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी हमारे उत्पाद होते हैं। तो हम जानते हैं सोडियम और क्लोरीन हमारे अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स हैं, और NaCl यानी हमारा नमक जो है उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टेंट टेबल। रिएक्टेंट हमारा कौन सा है, रिएक्टेंट सोडियम एंड क्लोरीन, प्रोडक्ट हमारा सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाह रहा है गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। यानी हमें इसके अंदर देखना है कि जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। हम जानते हैं H2 प्लस हाफ O2, इस तरीके से हमारे पास क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। जब इसे मोल के फॉर्म में हम ले रहे हैं तो हम लेते हैं 2 मोल हाइड्रोजन के, और हम लेते हैं इसके अंदर 1 मोल किसका, ऑक्सीजन का लेते हैं। इसी टाइप से हमारे पास 2 मोल हमारे पास हम क्या कह सकते हैं, वाटर के यहां पर बन सकते हैं। लेकिन जब हम इसको एवोगैड्रो संख्या से देखते हैं तो इसका अनुपात 2:1 आता है, जो कि हमारा इस तरीके से आता है। राइट आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा 2:1 यानी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक छात्र ने कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, बिना बुझा चुना, यानी हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम, बिना बुझा चुना। ये भी आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि CaO को रासायनिक रूप से यानी केमिकली क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है बिना बुझा चूना, यानी हम इसे कह सकते हैं क्विक लाइम। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्विक लाइम, यानी हमारा हो जाएगा CaO। अब इसकी रिएक्शन हो रही है वाटर के साथ। जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, स्लैग्ड लाइम बनाता है, यानी ये स्लैग्ड लाइम बनाता है जिसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो आपको दिख रहा है कि 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है। जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास संयोग करके एक उत्पाद बन रहा है, यानी 2 एलिमेंट है और मिलकर एक क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा द रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी, द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन as 2 compounds react to form a single product, यानी 2 अभिकारकों ने क्रिया करके और केवल एक उत्पाद बनाया है। क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर बोर्ड में दिखेंगे, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, यानी हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम जानते हैं मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है
इसकी वैलेंसी हमारे पास माइनस क्या होती है बेटा, इसकी -1 होती है। तो जब हम देखते हैं बेटा ये किस तरह से काम करता है, एक मिनट बेटा, ये बना लेगा MgO2 बना लेगा। आ गई बात समझ में? अब हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्रॉस होके प्लस माइनस कैंसिल और ये एक इधर और दो इधर चला जाता है। इसी तरीके से हमारा MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमारे नए उत्पाद बनते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि इसके अंदर न्यू प्रोडक्ट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जब नया प्रोडक्ट इसके अंदर हमारा बनता है तो उसके लक्षण उसके अभिकारक से अलग होते हैं। क्या अंगूर की किण्वन क्रिया यानी अंगूर को सड़ाकर जब शराब बनाई जाती है उसमें ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। भोजन का टूटना, हम जानते हैं ब्रेकडाउन ऑफ जब फूड होता है तो इसी तरह की केमिकल रिएक्शन होती है। दही का निर्माण, यानी जब दूध से दही बनता है तो हमारा दूध क्या हो जाता है, हमारा दूध एक तरीके से कन्वर्ट होकर बदलकर दही में बदलता है। यानी ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं? सारे एग्जाम्पल हमारे रासायनिक अभिक्रिया के हैं। दूसरा हमारा कौन सा होता है? फिजिकल रिएक्शन, भौतिक अभिक्रिया है, जो कि जैसे जल का गर्म होना या जल का ठंडा होना। चलिए हम बात कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच कौन सी अभिक्रिया होती है। हम बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट हमारा AgNO3 है। इसकी रिएक्शन जब किससे हो रही है, इसकी रिएक्शन हम बात कर सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड, बेटा पोटेशियम क्लोराइड KCl और इसी तरीके से हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जब आपस में रिएक्शन ये करते हैं तो आप देख रहे हैं Ag के पास कौन आ रहा है, Cl आ रहा है, और इसी तरह K के पास कौन आ रहा है, NO3 आ रहा है। तो ये सीधा एग्जाम्पल हमारे पास किसका आ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा। हम इसमें बात कर सकते हैं कि इसमें दोहरा विस्थापन हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा डी, यानी सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम अंडरगो डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंदर दो आयनों का आपस में स्थानांतरण होता है। जो दो हमारे पास आयन्स होते हैं वो इंटरचेंज करते हैं। ऐसी एक रिएक्शन हम जानते हैं, हम बोल सकते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4। जब इनकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास BaSO4 बनता है, प्लस हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 टाइम्स NaCl बनता है। तो इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये एक और एग्जांपल है, Ba के पास आगे जाकर SO4 आ रहा है और Na के पास आगे जाकर Cl आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्लास के अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे, चैप्टर नंबर 1 यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, उसके अंदर आपसे केमिकल रिएक्शन पूछ सकते हैं और किसी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जाम्पल बताइए या फिर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल बताइए। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एक आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कौन सी अभिक्रिया है जो हमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बताती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, यानी उस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड होगी, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन हमारा राइट आंसर होगा। जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं यदि CuO, देखिए जरा इसकी H2 से रिएक्शन हो जाए तो ये आगे जाकर Cu हम बात कर सकते हैं, कॉपर के साथ ऐसी एक रिएक्शन को हम सिंपल रिएक्शन को देखें C+O2, तो सीधी सी ये बन रही है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन क्या हो रही है, आगे जाकर ऐड हो रही है। अगर हम बात करें S+O2 तो सीधी सी बात क्या हो रही है, SO2 बन रहा है, यानी हम सीधा सा कह सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इसको और समझे तो हम बात करें हाइड्रोजन का रिलीज होना,
यानी हाइड्रोजन अगर निकले तो भी क्या है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है फैटी फूड्स बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, यानी जितने भी हमारे वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, हम जानते हैं हमारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनको क्या किया जाता है, नाइट्रोजन के गैस को फिलअप, नाइट्रोजन गैस को डालकर उनको फिलअप किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उनका ऑक्सीकरण नहीं हो। अगर उनका ऑक्सीकरण हो जाता है तो उनके ऑर्डर के अंदर उनमें स्मेल आने लग जाती है, उनका टेस्ट कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टू रेंसिडिटी। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रेंसिडिटी क्या होती है, इसको कैसे अवॉइड किया जाता है, तो इसको कैसे अवॉइड किया जाता है, नाइट्रोजन फिलअप की जाती है इनके फूड के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेंसिडिटी कैन प्रिवेंटेड बाय, तो रेंसिडिटी को कैसे हटाया जाता है। हमारा ये उद्देश्य है विद्यार्थियों के बहुत कम समय में हम आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दे, और ऐसा होगा तो आपका रिवीजन जल्दी होगा और आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स साइंस के अंदर आ सकते हैं। बात करते हैं रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, रेंसिडिटी को कैसे हटाया जा सकता है। अभी अभी हमने बताया था रेंसिडिटी को हटाने के लिए नाइट्रोजन गैस को इनमें फिलअप किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, कौन सा ऐसा है जो फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज यानी हम बात कर सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, यानी हम कह सकते हैं कि बर्फ का पिघलना या जल का गर्म होना, वापिस जल कैसा हो सकता है, ठंडा हो सकता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनता है। तो कौन सा हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी जो हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है, सीधी सी बात है, जिसमें नया प्रोडक्ट बन रहा है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका कंजप्शन यानी जब इसको जलाया जाता है तो हम जानते हैं CO2 बनती है, और अगर CO2 बन रही है तो नया प्रोडक्ट बन रहा है, वापिस इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिजिकल चेंज में क्या किया जा सकता है, वापिस से उसे प्राप्त किया जा सकता है। हम बात करें बॉइलिंग ऑफ वाटर, वापिस से वाष्प को ठंडा करके उसे लिक्विड में बदला जा सकता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, वापिस से इसको कैसे किया जा सकता है, जमाया जा सकता है। डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक को मिलाना, लेकिन हम जानते हैं वापिस इसको अलग किया जा सकता है, लेकिन इस प्रोसेस में वापिस LPG को प्राप्त नहीं किया जा सकता। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो कौन सी हमारे पास इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी हमने देखा था डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं दोहरा विस्थापन। दोहरा विस्थापन जिसका अर्थ होता है कि दो आयन आपस में अपना स्थान चेंज करेंगे, दो आयन्स अपना जो पोजीशन है वो चेंज करते हैं। तो Pb प्लस CuCl2, और ये एरो करके यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है कि Pb प्लस CuCl2 हमारे पास PbCl2 बना रही है, और इसी तरह कॉपर को बना रही है। तो हम इसमें बात करते हैं तो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। आगे वाली रिएक्शन Na2SO4 प्लस BaCl2, ये एरो बनाकर हमारे BaSO4 प्लस 2 टाइम्स NaCl बना रही है। तो ये हमारी कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। जबकि ये हमारी कौन सी है, ये रिएक्शन हमें कहना चाह रही है C प्लस O2, तो इसमें तो सीधी सी बात है CO2 बन रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है और कॉम्बिनेशन भी है। बात करते हैं हमारे पास चौथी रिएक्शन CH4 प्लस 2 टाइम्स O2, जब कंबाइन करके CO2 बना रही है और 2 टाइम्स H2O का फॉर्म कर रही है, तो इसमें भी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं नहीं हो रहा है। बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा राइट आंसर Na2SO4 प्लस BaCl2 हमने देखा था इस क्वेश्चन में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, राइट एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी अभिक्रिया कॉम्बिनेशन है, यानी हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हमसे पूछा जा रहा है। अपने दोस्तों के साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस क्वेश्चन का आपको आंसर बोर्ड में भी एज इट इज, जो क्वेश्चन आपको पैनल पे दिख रहे हैं एज इट इज क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। ये हम बात करते हैं आपसे संयोजन अभिक्रिया। अभी अभी हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम बात करते हैं किसके साथ मिलता है, जब हम बात करते हैं इसके साथ जब वाटर मिलता है
तो हम बात कर सकते हैं सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो हम इसके अंदर क्या कह सकते हैं, संयोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। इसे हम क्या कह सकते हैं, बिना बुझा चुना, स्लैग्ड लाइम। बाद में इसे हम कह सकते हैं क्विक लाइम। क्या कह सकते हैं, क्विक लाइम। बाद में क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है, जिसे हम बुझावा चूना हिंदी में कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है, राइट एन एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन यानी विघटन अभिक्रिया, जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट है वो टूटेगा, कोई हमारे पास रिएक्टेंट है वो टूटेगा, यानी टूट के क्या करेगा, दो, यानी हम कह सकते हैं ए का ब्रेकडाउन होकर बी प्लस सी बनेगा। तो हम बात करते हैं CaCO3 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये CaO प्लस क्या बना सकता है, CO2 बना सकता है। तो सीधी सी बात है, ये एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे पूछे जा सकते हैं। ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया जाता है, ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। आपसे इसके रासायनिक नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड है हमारे पास, और इसी तरीके से हमारे पास ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बात करते हैं, यानी हमने देखा ए हमारे पास रिएक्टेंट है जो दो हमारे पास प्रोडक्ट में टूटा है, और जब कोई ब्रेकडाउन की ऐसी रिएक्शन होती है उसे हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमें कहना चाह रहा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम इस रिएक्शन को लिखते हैं तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये जिंक सल्फेट बना रहा है, ZnSO4 बना रहा है, और इसी तरह हाइड्रोजन गैस हमारी बाहर निकल रही है। क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का हमसे नाम पूछा जा रहा है। जब हम जानते हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपने प्रोडक्ट से हटा देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ध्यान रखना, यहां पर जो जिंक था वो मोर रिएक्टिव था और हाइड्रोजन था वो लेस रिएक्टिव था, तो जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया और जिंक सल्फेट हमारे पास बना दिया। तो सीधा सा एग्जांपल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऐसा ही एक एग्जांपल अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम कह सकते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जब इनकी रिएक्शन होती है तो वापस से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और ये बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। यानी हम बात कर सकते हैं यहां पर जिंक मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है CuO प्लस H2, और ये बना रहा है हमारे पास कॉपर और H2O। तो ये कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम इसके अंदर बात करेंगे तो देखिए जरा, हम बात करते हैं CuO प्लस H2, आगे जाकर ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है कॉपर प्लस H2O। हम बात कर सकते हैं ये हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साथ चलती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी हम बात कर सकते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन आगे जाकर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ये हाइड्रोजन आगे जाकर ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और जब हम बात कर सकते हैं कॉपर ऑक्साइड की, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड आगे जाकर कॉपर में बदल रहा है, यानी जब ऑक्सीजन निकलती है रिलीज होती है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन एक ही में होती है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमें कहना चाह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी लोहे में जंग लगना किसका एग्जाम्पल है। हम जानते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो वाटर के साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके कोरोइड हो जाते हैं, इसे कोरोजन कहते हैं। हमने देखा होगा जो चांदी होती है वो काले रंग की हो जाती है और जो तांबा यानी जो कॉपर होता है वो हरे रंग का हो जाता है। तो ये सीधा एग्जाम्पल हमारे पास कोरोजन का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट की जरूरत हो सकती है।
तो दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक हमारे पास एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी ऐसी रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट की नीड है। हम सीधी सी बात कर सकते हैं, सबसे आसान हमारी फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर हम C6, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, ये मिलकर C6H12O6 प्लस हम बात कर सकते हैं 6O2 बनाते हैं। लेकिन इसको होने के लिए हम बात कर सकते हैं सनलाइट की नीड होती है, क्लोरोफिल की नीड होती है। तो एंडोथर्मिक यानी इसको होने के लिए एनर्जी की नीड है। लेकिन जब हम बात कर सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका उल्टा एक होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जिसके होने के बाद एनर्जी निकलती है। तो इसका रिवर्स यानी रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन की रिएक्शन में हम जानते हैं C6 हमारे पास C6H12O6 प्लस 6O2 की प्रेजेंस में ये हमारे पास 6CO2 प्लस 6H2O इसी तरीके से ATP बनाता है, यानी यहाँ पे एनर्जी निकल रही है। हम बात कर सकते हैं इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आज का सेशन हमारा ये यहीं तक है। आपको यदि ये सेशन अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास के लिए यानी मैथ्स की क्लास के लिए हमें पढ़ाने आ रही हैं हमारे संजना शर्मा मैम, जो आगे जाकर हमें लीड करेगी और मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगी, जिससे आपके साइंस के साथ साथ मैथ्स में भी 100 में से 100 मार्क्स आए। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर, जिसका नाम है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आप सभी का वेलकम है गुरुन 4.0 रिलोडेड में, और हम इस चैप्टर की न्यू स्टार्टिंग करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये फॉर्मूला बेस्ड है। इफ अगर आपको फॉर्मूले आते तो आपके लिए सारी चीजें इजी हो जाएंगी। इफ फॉर्मूले नहीं आते तो चीजों को सॉल्व करने में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, सारे के सारे फॉर्मूलों को एक जगह लिखकर उनको लर्न करना है, जिससे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो इजीली आपके आंसर्स आ सके। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो ये रहा आपकी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक गोलार्ध रखा गया है। तो गोलार्ध यानी कि जो गोला है, तो गोलार्ध का मतलब यहाँ पे गोलार्ध इन द सेंस है अर्धगोला, है ना। अर्धगोला यानी कि हेमीस्फेयर, ठीक है, हेमीस्फेयर रखा गया है। तो आपको ये पूछा है कि उसका व्यास क्या होगा, यानी कि किसके ऊपर रखा है, अ क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर, एक घनाव के ऊपर। जब एक घनाव के ऊपर एक अर्धगोला रखोगे तो जो अर्धगोला होगा वो अप्रोक्सीमेट ऐसे रखा जाएगा, इस सेंस में बनेगा। अब ये जो सेंस है, तो इसकी जो साइड है, इसकी जो साइड है वो प्यारे बच्चों, ये जो साइड है वो क्या होगी, इसकी साइड जो दे रखी है वो होगी इसकी डायमीटर। डायमीटर यानी कि साइड ही इसका क्या है, व्यास है। और साइड दे रखी है आपको कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो व्यास हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपका स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, एक ठोस नीचे से अर्धगोलाकार और ऊपर से सक्वाकार, यानी कि a solid is hemispherical, a solid is hemispherical at bottom, यानी कि नीचे से तो क्या है, हेमीस्फेयर है। कोनिकल अबव, यानी कि ऊपर से है कोनिकल, यानी कि कॉन की फॉर्म में। ओके, ये स्ट्रक्चर है। इफ द सरफेस एरियाज ऑफ टू पार्ट आर इक्वल, यानी कि दोनों के सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है, देन द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड द हाइट ऑफ
कॉनिकल पार्ट, यानी कि एक ठोस नीचे से अर्धगोलाकार और ऊपर से सक्वाकार। यदि दोनों भागों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है तो उसकी त्रिज्या तथा उसके सक्वाकार भाग की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि R और H का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। यानी कि इसने बोला है सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ, ये क्या है, हेमीस्फेयर एंड कोनिकल कॉन। हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया होता है बच्चों 3 पाई r स्क्वायर एंड इसका कॉन का सरफेस एरिया होता है हमारे पास पाई r l। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा और एक r से एक r, तो ये आ जाएगा 3r इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं l को जगह हम लिख सकते हैं क्या, h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3r इक्वल्स टू 3r का होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 9r स्क्वायर h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा 10r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, और इसको सिंपल करने से ये आ जाएगा r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू 10/1। इस चीज को हम सिंपल कर लेंगे। सिंपल करने से इस चीज को क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू पेज ऐड कर लेते हैं। न्यू पेज पे यहाँ पे दे रखा है आपको क्वेश्चन में, हाँ, तो टोटल सरफेस एरिया से एक ये रेशियो आ जाएगा और फिर दूसरा रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा रेशियो निकालने के लिए हम करेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर होता है 2 पाई r स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया तो होता है 3 पाई r स्क्वायर जो इससे पहले मैंने बताया था, बट उसके लिए टोटल सरफेस के लिए नहीं, ओनली सरफेस एरिया के लिए पूछा था। तो 2 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है पाई r l। पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, 2r स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे इस r से ये r कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 2r इक्वल्स टू l। 2r को 2r रहने देते हैं, l का फॉर्मूला होता है l इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, बता रखा है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये यहाँ पे कंप्लीट पुट करेंगे तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, क्योंकि बच्चों कॉन जो होता है, कॉन के अंदर ये होती है स्लैंट हाइट, ये होती है आपकी हाइट और ये होती है आपकी रेडियस। तो ये जो बनता है ये क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में बनता है। तो जब इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं r अपॉन h का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/√3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r रेशियो h इक्वल्स टू 1/√3।
तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग 1:√3। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाँ ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद द बेस दे रखा है, बेस ऑफ रेडियस दे रखा है 80 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। यानी कि आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, सिलेंडर के कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व क्षेत्र का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r अपॉन ये होता है आपका पाई 2πr h, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और r से r कैंसिल। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r प्लस h, तो r की वैल्यू आपको, h की वैल्यू दे रखी है आपको 20 प्लस 80 अपॉन 80। ठीक है, r और h की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको r गिवन है 80 एंड h गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर। पुट किया तो ये आया 100 अपॉन 80। जब इसको कट करेंगे 100 अपॉन 80, 2 से 20 से कट किया इसको 5 टाइम और 20 से इसको कट किया 4 टाइम। अब यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों, ये जो रेशियो आया वो किसका आया, आपका 5:4। वो आया है आपका किस चीज का, इनके सिलेंडर की सरफेस एरिया का। पर हमसे क्वेश्चन में जो पूछा है वो क्या पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद द बेस दे रखा है 80 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें इनका क्या पूछा था, रेशियो पूछा था, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5:4। यहाँ पे ऑप्शन करेक्शन हो जाएगा, ये 5:4 इज योर करेक्ट आंसर। अब वापस देख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr h प्लस r, और सरफेस एरिया वो होता है 2πr h, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई, r से r, h और r को ऐड किया 20 प्लस 80 अपॉन h नीचे बचा और h की वैल्यू, अच्छा ओके ओके बेटा, यहाँ पर h की वैल्यू आपको 20 दे रखी थी, हमने r की वैल्यू पुट कर दी, ये 20 थी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 अपॉन 20, तो ये कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 5:1 इज योर करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो त्रिज्या r के एक गोले को घेरता है, यानी कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, उसने पूछा है उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, किसका, लंबवृत्तीय बेलन का। The curved surface area of a cylinder, right circular cylinder which just enclose sphere। बच्चों ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एक सर्कुलर फॉर्म ये होती है और एक सर्कुलर फॉर्म ये होती है, ये है πr² और ये भी है πr²। तो आप लोग समझ गए होंगे, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, πr² प्लस πr², ये हो जाएगा आपका 2πr², πr² प्लस πr², और आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2πr²। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, एक बेलन और एक शंकु के आधार की त्रिज्या है, यानी कि ये बेलन है और एक शंकु है, आप ये बेलन मान लीजिए और ये मान लीजिए शंकु, इसको हम मान लेते हैं r1। r1 आपको दे रखा है कितना 3 और शंकु r2 दे रखा है आपको 4। यदि उनकी ऊंचाई यानी कि ये h1 आपको दे रखी है 2 एंड h2 आपको दे रखी है 3, तो उनके आयतन के बीच का अनुपात निकालना है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या है, कौन। फॉर्मूले लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r1 का स्क्वायर और h1, क्योंकि हमने इसकी रेडियस और हाइट को r1 h1 मान रहे हैं और उसकी रेडियस और हाइट को r2 और h2 मान रहे हैं, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई से पाई कैंसल, 3 ऊपर चला जाएगा। ओके, R1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है आपको 3 का स्क्वायर इंटू H1 की आपको वैल्यू दे रखी है प्यारे बच्चों 2 अपॉन, ये वाला 3 ऊपर चला गया है ना। R2 की वैल्यू आपको दे रखी है 4 का स्क्वायर इंटू H2 की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 3, इस 3 से ये 3 कैंसल, ये हो जाएगा 9 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 4। इस 4 को जब 2 से कट किया तो ये आ गया 9/8। तो आपका जो 9/8 है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 9:8। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, एक दीवार जिसकी जो हाइट लेंथ वगैरह ये दे रखी है, बनाने के लिए प्रत्येक माप की जो ईंट दे रखी है वो दे रखी है ये। ओके, तो आपसे ये पूछा है कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। बच्चों ये मान लो दीवार है, इस दीवार में बहुत सारी ईंटें लगेंगी। ठीक है, तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, जो बड़ी चीज है उसका वॉल्यूम अपॉन छोटी चीज का वॉल्यूम। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्या है, हमें क्या निकालनी है, कितनी ब्रिक्स की नीड है। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स यानी कि एक ईंट का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, अब दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें यूनिट, ये हमारा क्या है कैपिटल L है, ये हमारा B है और ये हमें दे रखा है H। ठीक है, वैसे ही इसको हम मान लेंगे कैपिटल L, कैपिटल B एंड कैपिटल H। ओके, ये स्मॉल l, स्मॉल b एंड स्मॉल h मान लीजिए। ठीक है, ब्रिक्स वालों को स्मॉल में मान लेते हैं, उनको कैपिटल। तो ये क्या हो जाएगा L इंटू B इंटू H अपॉन L B एंड H। पुट कर देते हैं। तो देखो बच्चों, नीचे वाली जो यूनिट है ऊपर वाली L B और H की वैल्यू, ये जो मीटर में है, मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 800 इंटू 600 इंटू 22.5। ओके, अपॉन नीचे वालों को भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में ही है ये 25 इंटू 11.25 इंटू 6। ओके, इस 6 से इसको कट किया 100 टाइम। ठीक है, 25 से इसको कट किया 4 टाइम। प्यारे बच्चों 4 से इसको कट कर दिया, पॉइंट 0 यहाँ उतार दिया, पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। 5 से इसको कट किया, 5 4 जा 25, 5 5 जा 25 और 0। और 5 से इसको कट किया, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 से कट किया 90 टाइम, 5 से कट किया 5 4 जा और 45 टाइम। 45 से इसको कट कर दिया 2 टाइम। तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 का मल्टीप्लाई 800 के साथ, 800 मल्टी 8, तो इसका आंसर क्या आएगा 6400। तो 6400 ब्रिक्स आएंगी किसको बनाने में, उस वॉल को बनाने में। तो इसी सीक्वेंस में बच्चों जब भी कोई भी एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में हमें चेंज करना हो तो हम उनके वॉल्यूम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था वॉल का वॉल्यूम, वॉल क्या थी, बड़ी थी, वॉल के अंदर ब्रिक्स आएंगी, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। इसको सॉल्व किया और आंसर आ गया 64। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ सिलेंडर एंड अ कॉन आर ऑफ सेम बेस रेडियस एंड ऑफ सेम हाइट, यानी कि जो सिलेंडर दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ दैट ऑफ द कॉन। यानी कि क्वेश्चन दे रखा है एक बेलन
और एक शंकु समान आधार की त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं, यानी कि दोनों की हाइट भी सेम है और दोनों का त्रिज्या भी क्या है, सेम। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात निकालना है, तो हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, कौन। देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3/1 और इसका आंसर आ जाएगा 3:1, यानी कि जो उनका रेशियो रहता है वो क्या होता है, 3:1, यानी कि सिलेंडर और कौन, इनका जो रेशियो आता है ये 3 इक्वल होता है 1 के, यानी कि इस एक कौन का वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है 3 सिलेंडर के वॉल्यूम के, ठीक है। बड़ा कौन होता है, बड़ा होता है सिलेंडर। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, त्रिज्या r के एक ठोस अर्धगोले से बनाए जा सकने वाले शंकु का अधिकतम आयतन है। तो बच्चों शंकु का आयतन मतलब होता है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कॉन that can be curved out of solid hemisphere radius r, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब उसने ये बोला है कि जो उसका एक अर्धगोले से इसको बनाया जाता है, यानी कि इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, यानी कि उसकी जो ये आर है तो ये हाइट भी उसकी क्या होगी, आर ही होगी, यानी h इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1/3 पाई आर क्यूब, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड 1/3 पाई आर क्यूब। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 4.2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटे जा सकने वाले लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या होगी, यानी कि ये आपका घन है, इस घन का जो किनारा है वो 4.2 है, यानी कि इसकी हाईएस्ट हाइट कितनी है 4.2। तो जब डायमीटर हमें कितनी दे रखी है, उसकी साइड दे रखी है हमें, साइड हमें गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। तो जब हम उससे रेडियस निकालेंगे तो r इक्वल्स टू क्या होता है 4.2/2, क्योंकि जो ये हाईएस्ट साइड है, इस हाईएस्ट साइड से वो डायमीटर के इक्वल होगी, और डायमीटर से हम जब रेडियस निकालते हैं तो 0.2 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 2.1। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, द लार्जेस्ट स्पेयर इज टू बी कर्व्ड आउट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 एंड हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी कि सबसे बड़ा गोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन से बनाए जाना और ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन निकालना है हमें। ये बेलन है हमारे पास, इस बेलन में से इसकी जो हाइट दे रखी है वो आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर एंड इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 7। तो आपसे ये पूछा है बच्चों, द लार्जेस्ट स्पेयर इज टू बी कर्व्ड आउट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर से हमें क्या निकालना है, स्पेयर निकालना है। तो निकालने जाने सकने वाले, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको आप खुद सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4/3 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास
22/7 और रेडियस की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करवाने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग खुद कर सकते हो। 7 से ये कट हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, इसको सॉल्व आउट कर लेना, जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, 5 सेंटीमीटर भुजा के 3 घनों के सिरों को जोड़ा जाता है, यानी कि एक ये घन है, इससे जोड़ा एक और घन को, फिर इससे जोड़ा एक और घन को, इसको इस टाइप से। पहले इनकी जो साइड दे रखी थी वो कितनी थी, 5 थी, यानी कि L दे रखा था 5, B भी 5 थी एंड H भी 5 थी। अब 3 घन हमने ऐड किए, जब हमने 3 घन ऐड किए तो देखो बच्चों 5 इसकी, 5 इसकी और 5 इसकी, तो टोटल जो L हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, L इक्वल्स टू आ जाएगा 5 + 5 + 5, यानी कि L हो जाएगी 15 सेंटीमीटर और B हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सेम ही रहेगा, ब्रेथ तो सेम ही है 5 एंड हाइट भी क्या है सेम 5 और H भी क्या है 5। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों हम फॉर्मूला लगा देंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर किसकी है, क्यूबॉइड की। क्या होता है 2LB + BH + HL। ठीक है बच्चों, अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो 2 को 2 रहने देंगे, L की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 15 × 5 + 5 × 5 + 5 × 15। इसको सिंप्लीफाई कर लेना और इसको सिंप्लीफाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the largest sphere is curved out of a cube of a side 7, find the volume of sphere। सबसे बड़ा गोला 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से बनाया गया है, गोले का आयतन बनाना है। बच्चों यहां से यहां तक की साइड कितनी है 7 है, और जब इसके अंदर से आपका गोला बनाया जाएगा तो उसकी डायमीटर तो 7 होगी और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 7/2। ओके, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालना है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्या है, स्पेयर निकालना है ना। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है प्यारे बच्चों 4/3 πr3। इसको सिंप्लीफाई करो, 4/3 को सेम, पाई की वैल्यू 22/7 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सिंपल करेंगे 4/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/2 इंटू 2 इंटू 2, इन 2 से ये 2 कैंसल, इस 2 से ये 11 टाइम कैंसल, इस 7 से ये 7 कैंसल, तो ये क्या आया प्यारे बच्चों 11 इंटू 49/3। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 99 9 कैरी और 11 4 जा 44, 44 प्लस 9 जब ऐड किए तो ये आया 53/3। यही आपका क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इस सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर किनारे वाले 2 घने के सिरों को जोड़ा जाता है। अभी जस्ट क्वेश्चन आया था उसी सीक्वेंस में, ये घन है एक आपका, इस घन से एक और घन को जोड़ा, इसको जोड़ा, इसकी साइड थी आपकी 10 और इसकी भी साइड कितनी है 10, तो जो आपकी L हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 10 + 10 यानी कि 20। H आपकी से B क्या रहेगी, B आपकी रहेगी वही सेम 10
क्योंकि ब्रेथ तो आप पे फर्क नहीं पड़ा, 10 ही है, और h क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ क्या है, क्यूबॉइड, ये होता है आपका 2LB प्लस BH प्लस HL। प्यारे बच्चों इसको सिंपल करेंगे तो 2 को सेम, L की वैल्यू दे रखी है 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 20। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 200 प्लस 100 प्लस 200, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 200 प्लस 500 हो जाएगा, 500 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी सीक्वेंस में आपकी पीपीटी यहीं खत्म होती है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करना और इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, और कमेंट करना साथ साथ में कि कौन कौन कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए और कितने रॉन्ग हुए। इसी टाइप से नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करते हैं।